हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम केमिस्ट्री माइनर पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, उसके लेक्चर की शुरुआत हमने कर दी है। तो हम आज लेक्चर 2 पर है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप आई होप कि आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि हम चीज़ों को कनेक्ट करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये डी ब्रॉगली वाले टॉपिक से लिंक्ड है, इसीलिए इसको हम कवर करेंगे कि डी ब्रॉगली वाले इक्वेशन के साथ ही कवर कर ले। ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बोर के मॉडल बोर का जो मॉडल था ना बच्चों, बोर का मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया किस चीज़ को, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एटम। मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं अलग अलग लाइन से, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं बताती हूँ आपको क्या कहते हैं। Splitting of spectral line in presence of magnetic field is called Z-Man effect। ठीक है, ये Z-Man इफेक्ट को नहीं बता पाए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस स्प्लिट करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ये इसको भी नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो बोर का मॉडल ये चीज़ों को नहीं बता पाया, लेकिन इन चीज़ों को किसी ने तो एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो बोर के इसी मॉडल के शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए गए। तो उसमें से एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया गया, जिसका नाम था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, डी ब्रॉगली प्रपोज किए थे कि लाइट एग्जिबिट करता है वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। देखिए मैं समझाती हूँ आपको कि वेव लाइक और पार्टिकल लाइक होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पार्टिकल है ना, ये जैसे आप बॉल समझ लीजिए और ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। तो ये जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, और ये ऐसा वेव नेचर भी शो करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों के दोनों शो करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव लाइक, वेव में कैसा होगा, ऐसा ही होगा, वेव्स तो ऐसा ही होता है ना। तो देखिए, यही कहना चाह रहा है कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग पार्टिकल लाइक और वेव लाइक प्रॉपर्टी लाइट रखता है। ठीक है, लाइट मतलब मैटर लाइट क्या है, मैटर है, तो यहाँ पे मैटर की बात हो रही है। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स भी आता है। ठीक है, मैटर एक्सिबिट बोथ वेव लाइक और पार्टिकल, अभी मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, दिस नेचर वॉज डिस्क्राइब्ड एज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। किन के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, डी ब्रॉगली जी ने जो ऑब्जर्वेशन किया था। डी ब्रॉगली ने क्या डिराइव किया, वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशनशिप डिराइव किया। और इसको हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने डिराइव किया था, है ना। ये रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखना है अगर डी ब्रॉगली आता है तो। और डुअल बिहेवियर भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, एनर्जी, है ना। m का मतलब मास है, और c का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट पता है आपको, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, हमेशा याद नहीं करना होता है। ठीक है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ई ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर है एनर्जी, और वी, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन बनता है, ये फॉर्मूला है। अब आपने जो पहले वाला फॉर्मूला देखा और अभी वाला फॉर्मूला देखा, इसको इन दोनों के इक्वेशन को मिला करके, ठीक है, इन दोनों के इक्वेशन को मिलाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, पहले इक्वेशन में mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू हो रहा था। ठीक है,
तो ये नया इक्वेशन बन गया थर्ड, इसको थर्ड कह देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ओके, ठीक है, सी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से, अभी यहाँ पे आपने तीन इक्वेशन देख लिए, E इज इक्वल्स टू एच म्यू एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू, और E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये तीन इक्वेशन। इन तीनों को जब आप रिलेट करोगे ना, तो एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला ही डी ब्रॉगली का मेन फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी। बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली डी ब्रॉगली ने यही फॉर्मूला दिया था। लेमडा का मतलब आपको पता है, एच का मतलब अभी बताया मैंने, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। बिल्कुल ये फॉर्मूला था, इसको थोड़ा सा डिराइव करना था समझकर कि कैसे पार्टिकल नेचर से और वेव नेचर का मिल करके एक फाइनल डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दिया है। देखो पार्टिकल नेचर कौन सा था, पार्टिकल नेचर था ये वाला, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये पार्टिकल नेचर को दिखाता है, और E इज इक्वल्स टू एच म्यू जो दिखा रहा है, ये कौन सा नेचर है, वेव नेचर है ना। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स, एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एज डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। देखो आपको पता है कि डिफ्रैक्शन नाम की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेव्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को, जब यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराया गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी बीम्स को पास कराया गया, तो ये देख रहे हो ये बिल्कुल फैल जा रही है इस प्लेट पर। ये कौन सी प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लगाया गया, है ना। तो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो करती है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो करती है। इसको थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, थॉमसन ने। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव लाइक कैरेक्टर, हर एक ऑब्जेक्ट का वेव लाइक कैरेक्टर होता है। ड्यू टू अ लार्ज मास द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट दैट देयर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब आपको बता दूं कि हर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये बॉल का भी वेवलेंथ होता है, जो आपके पास बड़ी पेन है उसका भी वेवलेंथ होगा। ठीक है, कुछ भी सामान है, जो आपके आसपास जितनी चीजें हैं सबकी एक वेवलेंथ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है वेवलेंथ, नहीं दिखाई दे रही है। इसका भी रीजन है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है उनका वेवलेंथ। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ तो बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट आपको ऐसे तैरते हुए नहीं दिखती है, ऐसे वेव्स करते हुए नहीं दिखती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स या छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, उनका जो वेवलेंथ है आपको दिखाई देता है, और एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंस से समझिए क्या है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बॉल लीजिए, ठीक है, डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन बनाया था। ठीक है, अब वो इक्वेशन आपको पता है कौन सा इक्वेशन था, लिम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी था, है ना। एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बॉल है जिसका मास इतना है, पहले लिख लेते हैं गिवन डैट। अगर आपको पेपर अच्छे से लिखना होता है ना, तो आप ऐसे लिखा करिए, गिवन डैट 0.1 kg, वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड, एंड लेमडा आपको कैलकुलेट करनी है, और ये तो दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिकली फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है,
फॉर्मूला पढ़ा है हमने, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। तो यहाँ सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ये डी ब्रॉगली का मेन फॉर्मूला था, अभी बताया है ना, 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, मास कितना है 0.1 और वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, ये सारा कट हो जाएगा, है ना, इतनी मीटर। आप देख रहे हो कितनी छोटी है आपकी वो जो 100 ग्राम की बॉल हुई ना, ये 100 ग्राम हुई, 100 ग्राम की बॉल इतनी बड़ी होती है, तो इसकी वेव कितनी छोटी है -34। देख लो 10⁻⁻34 मीटर में। तो क्या ये इतने छोटी वैल्यू आपको दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं देगी। इसीलिए बड़े बड़े जितने बड़े ऑब्जेक्ट लोगे, देखो 0.1 kg पे इतना आ रहा है, तो आप बताइए अगर आप 10 किलो लोगे तो और छोटी आएगी वैल्यू, है ना, -36 आ जाएगी, है ना। तो इतनी छोटी आती है, इतनी छोटी होती है कि नेग्लिजिबल होती है वेवलेंथ, आपको दिखाई देगी ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ा, ड्यू टू एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव लाइक कैरेक्टर, ड्यू टू अ लार्ज मास द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। बहुत ही छोटी होती है, ऑर्डिनरी मतलब जो आपके आसपास की चीजें हैं, ठीक है, इसलिए उसकी वेव प्रॉपर्टी नहीं दिखती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है ना। ठीक है, वेवलेंथ इज टू स्मॉल फॉर दिस ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने देख लिया। इट इज सिग्निफिकेंट, यानी वेवलेंथ कहाँ सिग्निफिकेंट होगा, डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो कहाँ सिग्निफिकेंट होगा, सिर्फ छोटे पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे पार्टिकल के लिए। डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप बड़े पार्टिकल या आपके आम तौर के एवरीडे लाइफ में दिखने नहीं मिलता है, इसीलिए हमने वेव नेचर नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं क्रिकेट बॉल का, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का, जैसे जिसका 1 kg मास है, 900 ग्राम है, 400 ग्राम है, इन सब का आपको नहीं देखने मिलेगा। जितने बड़े ऑब्जेक्ट पे जाओगे उतना कम सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी आप एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, जब पूरा एक्सप्लेन करना ही है आपको, तो देखिए अब मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। आप यहाँ पे लिखिए, फॉर्मूला पे पुट करते जाइए सारी वैल्यूज, ये आपको एग्जाम में दी रहेगी। 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁻6। अब आपकी आ गई बेसिकली, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, आपका फाइनल कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, पहले तो 9.1 को 2 से इंटू करने पे कितना आएगा, 18.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6.62 को 18.2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 0.36। अब बात करते हैं ये सब की, ये सारी वैल्यूज की। ठीक है, तो 10⁻⁻34, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻+31। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ये प्लस ऊपर जाता है तो माइनस, और माइनस ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को, माइनस। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये देखिए 10 सारा कॉमन ले लीजिए, -34 + 31। अब बिल्कुल बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 34 में से 31 गया तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तो इतना चला गया तो 3 बचे, -3 बचा और -6, तो ये -9 हो गया। है ना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब जो दिखाई दे सकती है उसको। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू बड़ी भी आ सकती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा कम होते जाएगा। ठीक है, मान लो कि 10 टू द पावर और बढ़ा दिए, 40 कर दिए,
तब क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन्स छोटी होती है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी क्या, ये फॉर्मूला दोनों के लिए, फॉर्मूला फॉर बोथ, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब मैक्रोस्कोपिक के लिए भी। इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। तो देखो, इसके लिए तो ऐसा कहती है डी ब्रॉगली कि इसका एवरीडे लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक यानी इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्टिकल्स के लिए। एवरीडे लाइफ में मतलब कितनी छोटी आ रही है वैल्यू, ये देखिए -34 आ रही है, बहुत छोटी आ रही है वैल्यू, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था कि वेव नेचर है, मतलब जो डी ब्रॉगली ने बताया, डी ब्रॉगली ने क्या बताया आपको कि पार्टिकल या मैटर जो है उसका वेव नेचर है और इलेक्ट्रॉन नेचर है, लेकिन इसको किसी ने प्रूफ तो किया होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ किया था डेविजन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इंसिडेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स को पास कराए, और किस पे, निकल की क्रिस्टल पे। ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में। ओके, तो इन्होंने फिर से फोटोग्राफिक प्लेट पर ऐसे किया, तो सारे के सारे ये ऐसा बन गया है फाइनली। देखो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, ये ऐसा ये जो पैटर्न है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग, मतलब एक के बाद एक के अंदर एक रिंग्स को कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिंग्स दिखने आए, जिसका मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन शो हो रहा है, यानी पार्टिकल का कौन सा नेचर शो हो रहा है, वेव नेचर। तो ये किसका वेरिफिकेशन है बच्चों, ये वेव नेचर का वेरिफिकेशन था। इट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो थॉमसन, मैंने इसको पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले कि थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी ऐसे ही रिंग्स दिखी, कैसी रिंग, कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बस गोल्ड का फॉइल लिया था, उनका ये था। वहां पे क्या लिया गया, निकल का क्रिस्टल लिया गया, और यहाँ पे गोल्ड का फॉइल लिया गया। इन्होंने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की बीम प्रोवाइड करी, और ऐसे ही डिफ्रैक्ट हो गया। और ये भी क्या शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, है ना। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के लिए ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, है ना। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर पार्टिकल की प्रूफ पूछा जाए तो ये आप लिख के आइएगा कि मिल्कन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो मिल्कन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है, इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, आपको ये पॉइंट्स में से लिख देना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला, और क्या पता चला आपको, पार्टिकल नेचर पता चला। ये पार्टिकल नेचर के लिए है कि इलेक्ट्रॉन्स या मैटर की पार्टिकल नेचर होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये इससे भी क्या पता चलता है कि पार्टिकल है, तभी तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट को और रेडिएट करती है, नहीं तो कैसे कर पाएगी। जैसे अगर आपको ये बोर्ड अभी ग्रीन या ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रही है और रेडिएट क्या कर रही है, ब्लैक कलर, इसीलिए आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो ब्लैक नहीं है, अगर ऐसा देखा जाए तो, है ना। जैसे ये रेड में आपको दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में ये रेड नहीं है, ये रेड आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही है रेड, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी आपने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही इजी सा होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि लाइट, लाइट जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो वो एक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके केस में होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओवरऑल सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ ली हमने। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आएगा भी तो आप डायग्राम के साथ सारी चीजों को लिखोगे। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता रही थी आप लोग को कि ये जो रिंग बन रहा था ना, कंसेंट्रिक रिंग्स, ये रिंग के बारे में कुछ बता रही थी। ये जो रिंग बन रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही रिंग आपको एक्सरे में दिखता है। एक्सरेज, एक्सरेज क्या है बच्चों? ईएम वेव्स है। ईएम वेव्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये भी क्या दिखा रही है? ये भी बिल्कुल उसी के जैसा रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है जैसा वेव्स बन रहा है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वेव लाइक कैरेक्टर। हो गया प्रूफ? ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी तो हम इस चैप्टर की जब इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट करेंगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी आपके आपके लिए अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।